Good morning, student. Yesterday I had discussed about Messelson and Stahl experiment, okay, in which I had discussed about two isotopes N14 and N15. तो 14 और 15 में क्या डिफरेंस है? N14 है जिसकी इज लाइटर, किसके कंपेरिजन? इन कंपेरिजन टू N15, ओके. सो इन विच हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए एप्लीकेशन विच इज अ सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड क्यों कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड. सो आप सभी जो है अपने कॉपी पे ये डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है. डायग्राम ड्रा करेंगे तो आपको क्लियर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल N15 यानी ये जो डीएनए है N15, हमने N के बारे में क्या बोला था कि नाइट्रोजन जो है विच इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, ये डीएनए का ही एक हिस्सा है. तो N15 जो है जब ये 20 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स जब ई कोलाई बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं ये आपके बैक्टीरिया पे हो रहे हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया पे हो रहे हैं, ठीक है. तो जब ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड होती है आफ्टर 20 मिनट्स, देन फर्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हो आपको जो मिल रहे हैं आइसोटोप जो नाइट्रोजन के N15 N14, यानी आपके एक आपका हैवियर है दूसरा आपका लाइटर है, ठीक है. यानी N15 N14 वी कैन से हाइब्रिड, ओके. एंड द सेकेंड आफ्टर 40 मिनट्स, अब देखिए जब वही डिवाइड हो रहा है आफ्टर 40 मिनट्स जब ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड हो रही है तो आप देखिए आपको दो तरह के आपको आइसोटोप मिलते हैं. N14 DNA N15 DNA that means hybrid, and other N14 DNA N14 DNA which is light DNA, ओके. तो हम देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो डायग्राम है आपका, ये आप इसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही इसको आप ध्यान से देखिए, आपको ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो आपका ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो N15 ये जो दो आपके नाइट्रोजन के बारे में मैंने क्या बोला था कि बोथ ऑफ देम नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप. मैंने बताया था ना कि जो आपका N14 है और N15 ये दोनों ही जो नाइट्रोजन है बोथ ऑफ देम आर नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है. तो इसमें क्या आपको मिलता है? हैवी. इसमें किस टाइप के डीएनए मिलते हैं आपको? हैवी. N15 का मतलब क्या हो गया कि बोथ ऑफ नाइट्रोजन क्या है आपके, दोनों ये आपके क्या है? हैवी है, ठीक है. उसके बाद ये जब आपका हाइब्रिड हो रहा है 40 मिनट्स बाद, जब आप बात करें जब 40 मिनट्स आफ्टर 40 मिनट्स जब ई कोलाई बैक्टीरिया आपकी डिवाइड हो रही है तो उस केस में आपको दो टाइप के आपके नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन 14 एक नाइट्रोजन 15. आप इसको देख लीजिए, आप इसको ध्यान से देखिए N14 N15 यानी एक आपका लाइट है एक आपका हैवी है, तो दोनों ही क्या है आपके हाइब्रिड है, यानी दोनों मिला जुला आपको जो रिजल्ट आया यानी N14 N15 यानी हाइब्रिड. इसको हम कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड है जो नाइट्रोजन जो आइसोटोप है, ठीक है. अब देखिए सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, चलिए 40 मिनट्स आफ्टर जो ई कोलाई बैक्टीरिया आपकी डिवाइड हो रही है तो उस केस में आपको सेकेंड जनरेशन में दो तरह के आइसोटोप मिल रहे हैं. एक आपका टोटली लाइट है, लाइट का मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन और 14 है, तो जिसे हम कह सकते हैं लाइट, ठीक है. और सेकेंड है आपका N14 N15 यानी इसमें दो डिफरेंट टाइप के आइसोटोप है, यानी एक आपका लाइट हो गया, आपका क्या है दोनों मिले हुए हैं, तो इसे आप कह सकते हो हाइब्रिड. क्लियर? आपको क्लियर हुआ? एक बार आप फिर से सुन लीजिए, हम इसको फिर से रिपीट कर देना चाह रहे हैं कि लास्ट जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन विच इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड, कैसे वो कहलाता है, तो उस चीज के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जब पहले आपका N15 डीएनए जो है जिसे कि हम हैवी आपको आइसोटोप कहते हैं, जब 20 मिनट्स आपकी ई कोलाई जो है डिवाइड होती है तो आपको जो है ये हाइब्रिड बना के N14 N15 आपका हाइब्रिड बना, यानी हाइब्रिड का मतलब कि दोनों टाइप के आइसोटोप है, नाइट्रोजन N14 भी है और 15 भी, यानी लाइट भी और हैवी भी है. और फिर आपका 40 मिनट्स बाद सेकेंड जनरेशन में क्या होता है आपको लाइट यानी N14 यानी आपके लाइट हो गए और ये आपके हाइब्रिड हो गए, क्योंकि इसमें बहुत ऑफ टाइप का आइसोटोप है N14 और N15. क्लियर? अब इससे क्या प्रूफ होता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि आफ्टर फर्स्ट जनरेशन के बाद क्या हुआ, ओनली हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर इन द सेल. फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ आपके हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है. फर्स्ट जनरेशन में आपको किस टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले आपके? ओनली हाइब्रिड का मतलब हो गया जिसमें आपके दोनों लाइट हैं, आपके N14 यानी लाइट भी है और N15 आपका
हैवी भी है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद आपको किस टाइप के डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिले सेल के अंदर, वो आपके ओनली हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर इन द सेल्स, क्लियर। अब देखिए आफ्टर सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, आफ्टर सेकेंड जनरेशन हाफ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर लाइट। अब देखिए सेकेंड जनरेशन के बाद क्या हो रहा है, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स डीएनए के क्या देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, ठीक है। यानी आफ्टर सेकेंड जनरेशन हाफ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर लाइट इन द सेल्स। लाइट का मतलब यहाँ पे इस बात को हम आपके जो है सिद्ध कर दिए, ठीक है। एंड अदर जो हाफ है वो आपका कैसा मिला है, अदर हाफ वेयर हाइब्रिड। वो कैसे हैं आपके, हाइब्रिड। तो इसी बात से ये प्रूफ होता है, इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है विच इज अ सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड, ठीक है। मेरी समझ से आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। और ये भी मैंने आपको कल बताया था कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बोर्ड एग्जाम हमारा होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। अब सेकेंड जो हेडिंग है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए ये डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। और ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये स्केच डायग्राम विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। अगर आप डायग्राम भी आप सही से बना देते हैं और उस डायग्राम को आप सही मेंशन कर देते हैं और आप उसको इंडिकेट कर देते हैं कि ये N14 ये N15 हाइब्रिड है, यह N14 और N14 आपका लाइट है और ये जो है आपका N15 केवल आपके हेवी आइसोटोप है, तो भी आपको जो है मार्क्स वो मिल जाएंगे। लेकिन उस डायग्राम को जो है बनाना आप बिल्कुल भी उसे नहीं भूलिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट हेडिंग यू विल राइट इन योर कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए डीएनए, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है क्या चीज, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेप्लिकेशन होता है वो किसमें होता है, रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ये किसमें पाया जाता है, विच अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल आपको याद होगा, यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास 11, ओके। सेल डिवीजन सेल साइकिल आपने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि एम फेज क्या होता है, एस फेज क्या होता है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एवरीथिंग आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, सबसे पहले ये किसके थ्रू होता है आपका, विच अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। द सेकेंड वन इज, इसमें जो दूसरी चीज है वो क्या है कि इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इन विच एंजाइम, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है। और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज, विच इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। आई बात समझ में। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। द नेक्स्ट, इसके लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है और वो क्या कहलाता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। द थर्ड इज रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एनर्जी। अब आप सब जानते हो जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें भी पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, चलने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, खेलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उसी तरीके से इन्हें भी अपने फंक्शन को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, आप इनको किसकी आवश्यकता होती है, रेप्लिकेशन को। रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एनर्जी, इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी जब होगी तब ये सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होंगे। द नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसे कॉपी पे लिखते जाओ, आपको बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, इसमें सबसे पहले आप लिखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। इसे आप कौन सा कोड से, ये
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ट्राइफॉस्फेट्स। ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए आपका पहला पॉइंट तो यही आपका तैयार हो गया। क्या हो गया कि ये किसमें होता है, आपके सेल साइकिल का जो एस फेज होता है, सिंथेटिक फेज होता है। ओके, द सेकेंड पॉइंट इसके लिए क्या इन्वॉल्व होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। द थर्ड हमने आपको बताया कि रेप्लिकेशन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, द फोर्थ पॉइंट आप देख लीजिए, आप इजी वे में देख सकते हो, सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी का सोर्स क्या है, तो विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट है आपका कि ये जो है आपका रेप्लिकेशन जो है, यानी जो आपका ये जो एनर्जी की जो आवश्यकता हो रही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये दो पर्पस में काम करते हैं। ठीक है, ये जो है आपके बीच है डुअल पर्पस। इसके जो पर्पस होते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं, इस डीऑक्सी की, इसको ध्यान से देखिए, इनका जो पर्पस होता है वो डुअल पर्पस होता है, डबल, यानी दोहरे मतलब से ये काम करते हैं, इनका डबल मीनिंग होता है, डबल जो दोहरा पर्पस होता है। और वो क्या है आपका, एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी। यानी पहला है एक्ट एज सबस्ट्रेट। अब देखिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, बायो में भी पढ़ा है। ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट होता है, सबस्ट्रेट क्या कहलाता है, प्रोडक्ट जो आपको प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये डबल डुअल पर्पस होता है। इसका जो वर्क होता है वो दोहरा होता है। वो डबल पर्पस क्या है, पहला तो ये एक्ट एज सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के रूप में वर्क करते हैं, एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। ये जो है आपके ऑल्सो एनर्जी जो है वो एनर्जी, आपको एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी ऑल्सो। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सब पहला तो एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड अदर प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, इसको मैं फिर से रिपीट करते रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। द सेकेंड वन इज एंजाइम इन्वॉल्व विच इज अ डीएनए पॉलीमरेज। द थर्ड वन इज रेप्लिकेशन विच रिक्वायर्स एनर्जी, यानी इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है आपकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये आपका डुअल पर्पस में वर्क करती है। फर्स्ट आपका एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एंड द नेक्स्ट आपका दूसरा क्या पर्पस है, प्रोवाइड एनर्जी ऑल्सो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका ये जो रेप्लिकेशन है, इनिशिएट एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे मेरे समझ से। ठीक है, अब आगे आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें आगे क्या चीजें आ रही हैं। और अगर आप इसको इसी तरीके से पॉइंट वाइज, और जिस तरीके से मैंने इसे आपको एज अ चार्ट टाइप मैंने आपको बताया है, एरो बना बना के, तो वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि रेप्लिकेशन इनिशिएट्स एक स्पेसिफिक रीजन। रेप्लिकेशन initiates in replication initiate in specific reason। आप इसको नोट कर लीजिए, रेप्लिकेशन इनिशिएट इन स्पेसिफिक रीजन। ओके, specific reason in DNA. Replication initiated specific regions in DNA. DNA में जो स्पेसिफिक रीजन होता है उसे इनिशिएट करता है, और ये क्या कहलाता है, कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
इसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए ये ओरिजिन की, रेप्लिकेशन की ओरिजिन हुई कहां से? ठीक है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है रेप्लिकेशन की? तो कहां से हुई है? जब रेप्लिकेशन यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, इन विच द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए विच इज सिंथेसाइज्ड, ओके, जिसमें डीएनए की जो डुप्लीकेट कॉपी होती है जब वो बनता है उसी को हम जो है रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है डीएनए का जो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, जो उसका स्पेसिफिक रीजन का मतलब जो एक विशेष प्रकार का जो उसका एरिया होता है। ठीक है, और वही क्या कहलाता है? जिस एरिया में ये इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन, विच इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज जो है आपका पॉलीमराइज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान से देखिए, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या है? आपका एंजाइम है। मैंने पहले ही बोला कि एंजाइम इन्वॉल्व होता है। वो एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज है, ध्यान से देख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज जो है ये पॉलीमराइजेस, ये क्या कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज जो है पॉलीमराइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, a large number of nucleotides, a large number of nucleotides at very short time। ये क्या काम करता है? a large number of nucleotides in a very short time। ठीक है, बहुत ही कम समय में जो है ये काफी ज्यादा जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज कर देता है। ठीक है, यानी डीएनए पॉलीमरेज जो है, जो ये एंजाइम है, इस एंजाइम की आवश्यकता हमें क्यों हो रही है? इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट्स हमें हो रही है एनर्जी, यानी ये आपको जो डीएनए, जो हमने मैकेनिज्म बताया था डीएनए रेप्लिकेशन का, जो आपका मैकेनिज्म था उसकी हम बात कर रहे हैं कि जो उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज, और ये आपका पॉलीमराइज कर रहा है काफी ज्यादा संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ये जो डीएनए मैकेनिज्म था, डीएनए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि विच अकर्स एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट हमने क्या बताया था कि इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि जो आपका एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये दो डुअल पर्पज में वर्क करती है। फर्स्ट आपका एक्ट एज सबस्ट्रेट और सेकेंड जो है वो है आपकी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट करता है एक विशेष प्रकार का जो स्पेसिफिक रीजन होता है। किसका होता है? डीएनए का, यानी रेप्लिकेशन इनिशिएट एट स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए। यही आपका कहलाता है विच इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं से रेप्लिकेशन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो आपकी एंजाइम है, ये क्या करती है? पॉलीमराइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड in very short time. Okay, I think have you understood? If you have any doubt, then we will discuss tomorrow. Thank you.